जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम अनीस उमर है। मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन इसके चलते एक बात हो रही है कि ये माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, जो उनके अपने सिविल राइट्स हैं, उनके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश है। तो क्या आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार की नीयत क्या है, मंशा क्या है? सीधी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ एक पोलराइजेशन करने का तरीका है और इस मामले में राय मांगी गई है विधि आयोग से, जैसे आपने कहा। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। किस चीज़ पर राय मांगी गई ये नहीं पता। अभी ये हम जानते ही नहीं कि राय किस चीज़ पर मांगी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस मुल्क को, इस पार्लियामेंट को कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और वो कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हों डिस्कशन। अभी डिस्कशन में कोई शामिल नहीं है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है ये हमें नहीं पता। किन चीज़ों पर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता, मगर यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं। वही वाली बात हो गई कि मियाँ कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़े हैं। आदमी धोती पहने खड़ा है, उसको कमीज पजामा पहनाने की कोशिश हो रही है, मगर कमीज पजामा है ही। इससे कह यही रहे कि आप कमीज पजामा पहन लो। हम तो सब लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में इतने इश्यूज हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के नहीं है। सिविल कोड हिंदुओं के भी हैं, सिविल कोड HUF का भी है, सिविल कोड क्रिश्चियंस के भी हैं, सिविल कोड सिखों के भी हैं। हर कम्युनिटी, ट्राइबल्स के हैं सबसे ज्यादा, तो उनके हकूक और उनके लिए स्पेशल सिविल कोड बने हुए हैं। तो वो सिविल कोड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सिविल कोड क्या चीज़ है मैं नहीं मानता, मगर हाँ, सबसे बड़ी बात 2018-15 से लेकर 16-17 में उस वक्त की जो लॉ कमीशन थी, जो बीजेपी सरकार द्वारा गठित की गई थी, उसके अंदर भी ये सारी बातें थी, और उस पर कई मीटिंग भी हुई इसके अंदर। मैं खुद 2 मीटिंग में उसमें शामिल हुआ लॉ कमीशन की, और सब ने ये कहा बाद में बैठकर, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई कि इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड। ये हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और इसको लागू करने की कोई वजह भी नहीं। तो ये बात लॉ कमीशन ने 2 साल पहले कही। अब 2 साल में क्या बदल गया कि अब दोबारा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगी। ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है, वोट पोलराइजेशन का और देश में ऐसे हालात पैदा करने का वो है कि सब लोगों को लगे कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हर उस कम्युनिटी के खिलाफ है जिस मुल्क में रहने वाले। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलने का अलग तरीका है। 3400 या 600 या जितनी भी हैं, हजारों की तादाद में है, मुझे सही फिगर अभी याद नहीं आ रही, उन हजारों की तादाद में जो लोग जिस तरीके से इस मुल्क में रहते हैं, क्या सबको एक ही कपड़ा पहना दिया जाएगा या सबको एक ही जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाएगा? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम एक डाइवर्स नेशन है। हमारे यहाँ लोग हर मजहब के, हर कम्युनिटी के, हर कौम के लोग रहते हैं, और अपने अपने मजहब पर, अपने अपने कल्चर पर, अपने अपने सोशल कस्टम्स पर जिंदा रहते हैं। और सोशल कस्टम्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून है। तो हमको ये मान कर चलना चाहिए कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम अपने अपने मजहब, अपने अपने कल्चर को जिंदा और बाकी रखें। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, ज़रूर कराएं, एक लाइन में ख़त्म। मगर हैविंग सेड दैट, इसके अलावा बात असल में ये है कि किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करें।
यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, किस चिड़िया का नाम है, आज की तारीख में तो पता नहीं क्या किस तरह का बनेगा, किस तरह का कानून बनेगा। जो अलग अलग मजहब हैं, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से भी HUF के और शादियों के, हिंदू मैरिज एक्ट के भी 150 वर्जन है। क्या वो 150 वर्जन खत्म कर दिए जाएंगे? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून खत्म कर दिया जाएगा? किसके बारे में बात हो रही है? 4 शादियों के मुसलमानों की बात होती है, क्या वो खत्म कर दी जाएगी? जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों में कम है 4 शादियां या मल्टीपल मैरिजेस, गैर मुस्लिमों में ज़्यादा है, हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादा है। और उनका क्या कि जो बगैर शादी किए ही रह रहे हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनका क्या जो बगैर तलाक दिए ही अलग हो गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मुल्क में हम ये वही बात है, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इश्तियाल अंगेजी वाली बातें। ये एक पॉलिसी है बीजेपी की जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और पहले भी कर रहे हैं। पिछली बार भी यही बात हुई थी इलेक्शन के ज़मानों में, आज फिर 2018 में ये कहानी शुरू हुई थी, 15-16 में, 17 में, आज फिर ये दोबारा 2024 से पहले ये कहानी शुरू हो रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उर्दू के एक बड़े अखबार में खबर छपी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को बाहर रखने जाने पर विचार करेंगे गवर्नमेंट। तो फिर काहे बात का एक कानून, एक सरकार, एक देश। अगर वो एक बड़ी कम्युनिटी को, आदिवासी कोई छोटी तबका तो है नहीं, तो छोटी कौम तो है नहीं, अगर सारे आदिवासियों को गिन लें तो शायद मुसलमानों से ज़्यादा आदिवासी होंगे हिंदुस्तान में। जो मुख्तलिफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, आसाम और नागालैंड वहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक, तो उनको अगर बाहर रख देंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। हिमाचल में जो अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, समझ नहीं आती और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम सड़क पर उतर के उसके बारे में सारे इख्तलाफ पूरी तरीके से करें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा था कि मुसलमान जो हैं जुमे की तकरीर में इमाम जो है वो उस पर खिताब करें और बताएं कि ये क्या है और इसका विरोध दर्ज करें। इसे कैसे देखते हैं? इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम के जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें जो मुस्लिम महिला हैं उन्हें सशक्त किया जाएगा और जो इद्दत की जो सीमा होती है 4 महीने 10 दिन के, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ये शरीयत में दखल नहीं है? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पर डिबेट हो रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि ये वॉलंटरीली है। अगर मुसलमानों में आज भी लोग, बहुत सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पे नहीं चलते, चले, कोई जाके उनसे लड़ तो नहीं रहा। कोर्ट्स तो हमेशा खुली है, कोई भी डिस्प्यूट हो मेरे और आपके बीच में हो, चाहे हम एक कम्युनिटी के हों चाहे अलग अलग कम्युनिटी के हों, हम आपस में बैठकर अगर नहीं सुलझा सकते तो वी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट। कोर्ट में हम हमेशा जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। तब भी यही बात है। और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की, मुस्लिम क्यों, महिलाएं क्यों, बाकी महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। हर महिला को ताकत देनी चाहिए हमको। हर महिला को हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहिए कि हर वो अपनी, क्योंकि महिला खानदान की सरबराह होती है, महिला से खानदान चलता है, वो बच्चों की तरबियत करती है, तो हर महिला हिंदुस्तान की सशक्त होनी चाहिए। हमारा ये मानना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ट्राइबल हो। मगर बावजूद इसके आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो वो महिलाएं कर रही है। फिर किस बात का, आप सबको बात करिए ना। महिलाओं का सशक्तिकरण एंटायरली डिफरेंट मैटर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। उसके लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कोई और कानून नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जिनसे महिलाओं को मजबूत कर सकते हैं, उनको ताकतवर बना सकते हैं, वो तो हम कर नहीं रहे। और यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आने वाली। भाजपा के एक नेता हैं, बड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड के बड़े पैरोकार हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जब देश में अदालतें मौजूद हैं तो शरिया अदालतें क्यों हैं इस देश में। अभी जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हम 100 शरिया अदालत तो पहले से चल रही है, अब और खोलेंगे अदालतें, तो उनका ये बयान आया। मुझे नहीं मालूम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, तो मैं उनकी बात पर नहीं जवाब देना चाहूँगा। चूंकि आप एक मुस्लिम तंजीम से जुड़े हैं और मुस्लिम। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज ये है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खाकर मंत्री पद लिया था, उनको चाहिए कि पहले संविधान को पढ़ें, समझें क्या लिखा हुआ है संविधान में। क्लियर है बिल्कुल। हिंदुस्तान में हर मजहब, हर कौम अपने आप, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने सोशल कॉजेज, अपने सोशल स्टेटस बरकरार रख सकती है, उस पर काम कर सकती है, उस पर चल सकती है। ये बात हमारा संविधान बहुत क्लियरली कहता है और हम उस पर यकीन करते हैं। इस पर और कोई बात करने की कोई मतलब ही नहीं। आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम लीग का कल बयान आया था, कल या परसों में उन्होंने कहा था, मुस्लिम लीग ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई कांग्रेस को सामने रख के ही लड़ी जा सकती है। ये केरला में इशू हुआ था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। केरला में लेफ्ट पार्टीज ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया, जो अपने आप में बड़ी मजाकखेज बात है कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को नहीं बुलाया जाना। ये इस पर यह कमेंट दिया गया था कि कांग्रेस अगर वहां नहीं आ रही तो आप वाकई उसी के जाने का मतलब नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, खासतौर से ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, तब तक मामला नहीं सुलझेगा और उस पर कांग्रेस के बारे में ये बयान मुस्लिम लीग का है। अच्छा, अपोजिशन की बात करिए, अपने पटना में जो जनसभा हुई थी विपक्षी दलों की, उसमें आप लोग तो थे नहीं। कोई बात नहीं, अब बेंगलोर में होंगे, बेंगलोर में हम लोग मौजूद रहेंगे और वहाँ बात करेंगे। वो कांग्रेस ने बुलाई है, पटना में जेडीयू ने बुलाई थी, नीतीश जी ने बुलाई थी, हमें इन्वाइट नहीं किया, हमें कोई शिकायत नहीं, वहाँ मौजूद होंगे। और जब हम ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी है, 4 मेंबर पार्लियामेंट है, 16 एमएलए हैं, हजारों की तादाद में कॉरपोरेटर हैं। महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो, यूपी में कम ही है, 1-2 ही है, मगर उसके अलावा हजारों की तादाद में साउथ इंडिया में कॉरपोरेटर्स हैं हमारे, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, कर्नाटक में भी, तो हम लोग मौजूद हैं हर जगह। तो मुस्लिम लीग को बाहर रखते तो क्या काम हो नहीं सकता। हर पार्टी को, ऑपोजिशन की हर पार्टी को यूनाइट होना चाहिए।